हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ चैप्टर 1, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस लॉ क्या है, पहले हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस लॉ: बिजनेस लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ द गवर्नेंस बिजनेस एंड कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन बिजनेस लॉ lays down the right duties and obligation owned by parties to contract. बिजनेस इज द बॉडी, दो बॉडी है, द गवर्नेंस बिजनेस एंड कॉमर्शियल ट्रांजिशन बिजनेस। गवर्नेंस बिजनेस क्या है? गवर्नर बेस्ड होते हैं गवर्नेंस बिजनेस। कॉमर्शियल ट्रांजिशन बिजनेस, कॉमर्शियल ट्रांजिशन होते हैं। कॉमर्शियल ट्रांजिशन कैश, कैपिटल, एसिड, गुड्स, लाइबिलिटी, इसको कॉमर्शियल ट्रांजिशन बिजनेस। लॉ मीन्स क्या? लॉ मीन्स रूल्स, जो रूल बेस्ड होता है, तो रूल बेस्ड होते हैं उसको कहते हैं लॉ। उसके बाद हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब पास होता है? 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन पास हुआ था। इस रूल में फॉर रिड्यूस द बर्डन सेल्स ऑफ गुड्स एक्टेडिंग 1930 में पास हुआ था। इस रूल में फॉर रिड्यूस द बर्डन ऑफ पार्टनरशिप, दो एग्रीमेंट में पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू 1932 में पास हुआ था। उसके बाद चलते हैं कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट क्या है? कंट्रैक्ट क्या है? दो आदमी के बीच में कंट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। एवरी एग्रीमेंट एंड एवरी प्रॉमिस, दो आदमी के बीच जो एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस होते हैं, दो आदमी के बीच एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस होता है। एनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इलीगली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए उसके बाद चलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट का सिंपल मीनिंग, एग्रीमेंट करते हैं, हम एक गुड्स खरीदे, मैं 50 रुपये में गुड्स करूँगा, तुम 40 रुपये में बेचोगे, वो एग्रीमेंट हुआ, दोनों आदमी के बीच एग्रीमेंट हुआ। तुम 50 रुपये में किन सेल्स, तो तुम 50 रुपये में तुम परचेस करोगे, तो मैं 40 रुपये में बेच, मैं लॉस करके बेचूंगा, एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच, दोनों आदमी के बीच एग्रीमेंट हुआ, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस हुआ, तुम इतने रुपये में बेचोगे, मैं इतने रुपये में खरीदूंगा, प्रॉमिस हुआ। टू पार्टीज आर एक्सपेक्टेड इन एग्रीमेंट, दोनों पार्टी एग्रीमेंट हुआ। देखिए सिंपल में देखो, और एक आदमी वो आदमी ने कहा तुम 40 रुपये में मैं गुड्स क्यों परचेस करूँगा, परचेस किया, तुम 50 रुपये में सेल करोगे। दोनों आदमी के बीच एग्रीमेंट हुआ, क्या मैं 40 रुपये में परचेस करूँगा, तुम 50 रुपये में सेल्स करोगे, दोनों आदमी के बीच एग्रीमेंट हुआ, प्रॉमिस हुआ, दोनों आदमी के बीच प्रॉमिस हुआ, एंड दोनों आदमी ने वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेबल किया, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस टू पार्टीज आर एक्सेप्टेबल इन एग्रीमेंट, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। चलिए उसके बाद देते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ समझ नहीं आया, देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट होता है, मगर ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए चलिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हुआ एट लॉ फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 में कितने कंडीशन है, चलिए मैं बताता हूँ। एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, agreement is the proposal upon offer by one party and it is acceptable by the other party। हम एक एग्रीमेंट लाके दिया, दोनों आदमी ने एग्रीमेंट स्टार्ट किया। एक आदमी ने दूसरे आदमी को एक एग्रीमेंट दिया,
ऑफर किया, एग्रीमेंट एक रिजल्ट ऑफर किया एक पार्टी को, और दूसरे आदमी ने उसको एक्सेप्टेबल कर दिया, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। एक्सटेंशन एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? एग्रीमेंट शुड मेड बाय बिटवीन द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? एग्रीमेंट शुड मेड बी, एक एग्रीमेंट शुड मेड बी, तो एग्रीमेंट होने के लिए एक पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करना, एक्सेप्टेबल करने के वो सहमत है कि नहीं, वो सेक्शन 10 में बेस्ड है। उसके बाद क्या है? द एग्रीमेंट शुड बी मेड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। उसकी सहमति में एग्रीमेंट है। क्या कंसेंट का मीनिंग है सहमति, उसके मर्जी से होना चाहिए। एक आदमी, दोनों आदमी के बीच जो एग्रीमेंट होगा, दोनों आदमी के सहमति से ही एग्रीमेंट होना चाहिए, सेक्शन 10 में आधारित है। उसके बाद क्या? देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दिस एग्रीमेंट करने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगली कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ जाते हैं एक्सटेंशन एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। एक्सटेंशन एलिमेंट की कितनी टर्म है मैं बताता हूँ। पहला है ऑफर एंड एक्सपेक्टेंस। हम हर एग्रीमेंट की एक आदमी अन्य आदमी को ऑफर देता है। ऑफर देने के बाद वो लोग दूसरे आदमी एक्सपेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं एक्सटेंशन एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसने ऑफर दिया, मैंने एक्सपेक्ट किया। हर एग्रीमेंट की ऑफर देने के बाद ही एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद है एक्सटेंशियल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन में लॉफुल रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन, समथिंग रिटर्न लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ प्रैक्टिस, वो एग्रीमेंट करने के लिए वो आदमी सक्षम है कि नहीं, वो होना जरूरी है। फ्री कंसेंट, वो ओपनली माइंड होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो एग्रीमेंट करने के लिए राजी होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लीगली होना चाहिए। उसके बाद आया सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग फिक्स्ड है, वो एग्रीमेंट करने के लिए फिक्स होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी होना चाहिए। नॉट डिक्लेयर टू वॉइड होना चाहिए, लीगली फॉर्मेटेड, वो एक चैप्टर है। उसके बाद आया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है देखिए। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों आदमी ने एक एग्रीमेंट किया, एनफोर्सेबल एक्सेप्टेबल, लीगली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लीगली लॉफुल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लीगली एक्सेप्टेबल एट लॉ इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल एक्सेप्टेबल होगा तो उसको कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद आया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट व्हिच वाज legally enforceable when entered into but which has become void to some reason। देखिए चलते हैं। एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ, लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए एक एग्रीमेंट, बट which has become void to the some reason। मगर लीगली एनफोर्सेबल होगा, एक एग्रीमेंट लीगली होगा, मगर उसको कैंसिल करने के लिए सम रीजन होना चाहिए, लॉफुल रीजन होना चाहिए, उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल्ड सम रीजन होना चाहिए, वो एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए रीजन होना चाहिए। वैसे भी सेक्शन 10 में वो आधारित है। उसके बाद चलिए वॉइड एग्रीमेंट क्या है?
एन एग्रीमेंट which is not enforceable by law by either of the parties is void। एक दोनों आदमी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट इट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ either of the parties is void, that is called void agreement। एनफोर्सेबल नॉट एनफोर्सेबल होना चाहिए, उसको कहते हैं void agreement। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? when a person or expectance is made otherwise then in what it is as implied contract। एक सिंपल सी उदाहरण देती हूँ। हम ट्रेन से सफ़र करें, हम ट्रेन से एक सफ़र करते हैं, ट्रेन से सफ़र करने के बाद स्टेशन आया, स्टेशन से हम भी नीचे उलाए, एक कुली है, या कुली हमारा हम कुछ नहीं भी किया, कुछ नहीं किया, मगर वो हमारा सामान लेकर चला गया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, हमको उसको प्रपोजल नहीं दिया मगर वो एक्सपेक्ट कर दिया, उसको कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है एक्सुटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? इट इज वन वेयर बोथ द पार्टीज हैव गेट ए परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज। दो आदमी वन वेयर बोथ द पार्टीज हैव गेट परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी, दोनों ने एग्रीमेंट के द्वारा जो पार्टीज काम करते हैं उसको कहते हैं एजुकेटरी कॉन्ट्रैक्ट।